हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम कर रहे थे अपने क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर लाइट। याद है आपको? बहुत बड़ा चैप्टर है, आई नो। लाइट में पहले हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन में भी कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर थे, न्यूमेरिकल्स थे। ऐसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल लेंस है, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। उसके अलावा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हमारे रह गए हैं, उसको हम अब जल्दी से फिनिश करेंगे एंड चैप्टर के एंड तक पहुंचेंगे। राइट, तो चलिए आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहले तो ये समझते हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्शन में हमने क्या समझा था, जब कोई लाइट किसी सरफेस पे जाकर टकराती है तो वो क्या कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, वापस आ जाती है। तो एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम एक ही मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं। यस, कि लाइट अगर आई, लेट्स से ये एक सरफेस है, तो लाइट आई इस तरीके से एंड रिफ्लेक्ट कर गई। तो लाइट जो है वो एक ही मीडियम में ट्रैवल करी है, इसी मीडियम में इंसिडेंट हुई थी और इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमेना है, ये तब होगा जब आपकी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें, लाइट एयर से आ रही थी, उसके बाद वो किस में चली गई, वाटर में चली गई। तो उस केस में लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन हम कैसे समझ सकते हैं? रिफ्रैक्शन इज एक्चुअली बेंडिंग ऑफ लाइट। सो इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट की बेंडिंग। ठीक है, अब समझते हैं कहाँ होती है, क्यों होती है, क्या रीजन है। लेट अस अंडरस्टैंड। तो अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, जब आपकी लाइट क्या करे, अपनी डायरेक्शन चेंज करे। डायरेक्शन चेंज करना मतलब बेंड हो जाए, राइट। जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही हो। जैसे मैं ऐसे समझती हूँ कि मेरी लाइट आ रही है, ठीक है। अगर मेरा मीडियम सिर्फ एयर है, ठीक है, अगर मेरा मीडियम सिर्फ एयर है, तो लाइट ऐसे स्ट्रेट चलती चली जाएगी। यस, लेट्स से मैंने यहाँ पे मीडियम चेंज कर दिया। क्या किया, मीडियम चेंज कर दिया। तो अगर रिफ्रैक्शन मुझे नहीं पता होता तो मैं क्या कर देती, मैं ऐसे लाइट को सीधा बना देती कि लाइट ऐसे जा रही है। बट क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा। जैसे ही मेरा मीडियम चेंज हुआ, लेट्स से एयर से वाटर हुआ, जैसे ही मेरा, मैं थोड़ा यहाँ बनाती हूँ आप लोगों के लिए। जैसे ही मेरा मीडियम चेंज हुआ, आई शो यू है। लेट्स से लाइट आ रही थी एयर से, ठीक है। अगर तो मुझे रिफ्रैक्शन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं सोचूंगी कि मेरी लाइट इस तरीके से स्ट्रेट निकल जाए। बट ऐसा तो नहीं होता। आई नो लाइट क्या हो रही होगी, बेंड हो रही होगी, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी। यस, अब वो बेंडिंग किस तरफ होगी उसको हम बाद में समझेंगे, पहले ये देख लेते हैं ये क्या है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं इसको सरफेस मानूं तो ये इस पे नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। राइट, सो दिस इज द इंसिडेंट रे। यस, तो इंसिडेंट रे इस तरीके से आई, एयर से आ रही है और अचानक से क्या हुआ, मैंने अपना मीडियम चेंज कर दिया। मीडियम क्या हो गया, वाटर। अब लाइट ऐसे स्ट्रेट ना जाकर क्या करेगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। इट विल बेंड, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, राइट। एंड दिस बेंडिंग इज नोन एज रिफ्रैक्शन। और इस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? ठीक है, तो क्या हुआ, एक इंसिडेंट रे आई और जैसे ही मेरा मीडियम चेंज हुआ, एयर से वाटर हुआ, उसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, वो बेंड हो गई। और उस बेंड रे को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मीनिंग समझ आ गया रिफ्रैक्शन का क्या होता है। चलिए, अब जरा और कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। ठीक है, अब
पहले तो ये समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्यों होगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या रीजन है रिफ्रैक्शन होने का। देखें, रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि जो लाइट है वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है अलग अलग मीडियम में। मतलब लाइट की स्पीड एयर में कुछ और है, वाटर में कुछ और है, और ग्लास में कुछ और है, और मे बी इन सम अदर मीडियम उसकी स्पीड कुछ और होगी, डिफरेंट होगी, राइट। सो वी कैन से कि रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा था, रिफ्रैक्शन इसलिए हो रहा था बिकॉज लाइट इज ट्रैवलिंग विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स। इसी वजह से लाइट स्ट्रेट ना जाकर बेंड हो जाती थी। क्लियर? ठीक है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है एयर में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूजुअली हम एयर और वैक्यूम की सेम सी ही मानते हैं, ठीक है। एयर और वैक्यूम की कुछ सेम ही ले लेते हैं। क्या वैल्यू है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये मैक्सिमम स्पीड है लाइट की, मतलब लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड इसी में, एयर या वैक्यूम में ही मानी जाएगी, राइट। उसके बाद हम किसी भी और मीडियम में देखते हैं तो वहां पे यूजुअली हमारी लाइट की स्पीड कम होती जाती है। उसका क्या रीजन है, देखो उसको हम रिलेट करते हैं विद द वर्ड ऑप्टिकल डेंसिटी। किससे रिलेट करते हैं, एक वर्ड होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या मतलब है, देखो अगर मैं कहती हूं कि कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, अगर मैं कहती हूं कि कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, इसका मतलब उसमें लाइट की स्पीड क्या है, कम है, राइट। सो स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, ठीक है। इसको हम सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट से ही रिलेट करेंगे, ठीक है। अगर मैं कहती हूं कि कोई मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है, कि कोई मीडियम क्या है, ऑप्टिकली रेयरर है, इसका मतलब उसमें लाइट की स्पीड क्या है, ज्यादा है। क्या है, लाइट की स्पीड ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ठीक है। बस इसी चीज को याद रखेंगे और इसी की हेल्प से हम देखेंगे कि क्या होगा अगर लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में आएगी या रेयरर टू डेंसर मीडियम में आएगी, राइट। सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है बेटा बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, अलग अलग है डिफरेंट मीडियम में। तो वो हो गया आपका कॉज, जिसकी वजह से क्या हो रही है, लाइट की बेंडिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने समझ लिया एक मीडियम होता है ऑप्टिकली डेंसर, एक होता है ऑप्टिकली रेयरर। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा है, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम है, और ऑप्टिकली रेयरर कौन सा है, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, ठीक है। छोटे छोटे फंडाज हैं, अगर एक एक करके समझेंगे ना तो रिफ्रैक्शन उतना टफ नहीं लगेगा। आई नो बहुत सारे बच्चों को ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाम सुन के डर लग जाता है कि मैम मुझे तो नहीं समझ आता कि क्या है ये रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन तक तो बात क्लियर थी, अब ये रिफ्रैक्शन क्या भला है, ठीक है। उसके बाद ये भी समझ नहीं आता ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना है। आधे से ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, राइट। तो आई नो सबने पढ़ा होगा चैप्टर, लेकिन कंफ्यूजन अभी तक खत्म नहीं हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक चीज को उठाते हैं और उसको क्लियर करते जाते हैं। तो अब तक हमने सिर्फ इतना ही समझा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर, ठीक है। दूसरी चीज हमने समझी, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट इज बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। तीसरी चीज हमने ये समझ ली ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में, अगर कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम। अगर कोई मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज्यादा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं केस वन। केस वन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम। तो देखेंगे कि लाइट कैसे बेंड होगी अगर वो एक रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगी। सो लेट अस से दिस इज एयर and this is glass and glass here is a denser medium, ठीक है। तो लाइट आ रही है एयर से ग्लास में, एयर है हमारा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ग्लास है हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम।
इसका मतलब लाइट की स्पीड एयर में ज्यादा होगी और ग्लास में कम होगी। ठीक है, तो क्या होता है जब भी आपकी लाइट इस तरीके से आएगी, ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बात हम जानते हैं, राइट। तो इंसिडेंट रे आई इस तरीके से, अब जैसे ही वो दो मीडियम्स के इंटरफेस पे पहुंचती है, दिस इज द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड ग्लास, तो क्या होगा, लाइट मेरी बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। So when your light goes from air to glass, या ऐसे मैं बोलूं रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ आती है, तो वो कैसे बेंड होती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, बेंडिंग हुई, डायरेक्शन चेंज हुई, राइट। अगर यहाँ पे मेरा पूरा मीडियम एयर ही रहता, ग्लास होता ही नहीं, तो ये लाइट आराम से मस्त सीधी चलती चली जाती, यस, कोई बेंडिंग होती ही नहीं। But there was change in medium, so bending will happen, refraction of light will happen. Clear? ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या था, refraction of light when it goes from denser to rarer medium, जब आपकी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में आए, तो ये क्या है, ग्लास, ग्लास मेरा क्या है, डेंसर मीडियम है, और ग्लास से लाइट कहाँ आ रही है, एयर में, एयर कैसा है, रेयरर मीडियम है, तो लाइट इस तरीके से ग्लास से चलती हुई आ रही है। अब जो लाइट आ रही है वो क्या है, इंसिडेंट रे, वो क्या एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल। ठीक है, नाउ योर लाइट इज ग्रोइंग फ्रॉम डेंसर टू अ रेयरर मीडियम, जब भी आपकी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, सो इट विल बेंड away from the normal, can you see, देखो towards the normal क्या होता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाए, towards the normal मतलब नॉर्मल की तरफ झुक जाए, away from the normal मतलब नॉर्मल से दूर जाए। ठीक है, so this is the refracted ray and the angle between the refracted ray and normal is angle of refraction, yes। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर है, क्या बराबर है, नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। देखो इक्वल कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे देखो ये इंसिडेंट रे आ रही थी, नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाया, अब यहाँ पे तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड हो गई, तो ये इक्वल तो नहीं हो सकते। तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा एंगल बड़ा होगा, पहला वाला केस है ये, जब आपकी लाइट रेयरर से डेंसर में आई थी, ठीक है, जहां पे बेंडिंग कहाँ हुई थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यस, जहां पे बेंडिंग कहाँ हुई थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो उस केस में कौन सा एंगल बड़ा होगा, इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा या रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा होगा, इंसिडेंट एंगल, यस। So angle of incidence is bigger than angle of refraction in this case. Obvious सी बात है, देखिए अगर ये लाइन टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई तो ये एंगल छोटा हो जाएगा ना, यस, क्योंकि नॉर्मल तो स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, उसके अलोंग ही हम एंगल देख रहे हैं, तो ये तो बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो दिस एंगल विल बी स्मॉलर देन इंसिडेंट एंगल, यस, ये बात भी क्लियर है। तो इस केस में क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्जर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर। और ये वाला जो हमने दूसरा केस देखा था, जहां पे मैंने क्या देखा था, मेरी लाइट रे क्या कर रही थी, वो बेंड हो रही थी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कब होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब आपकी लाइट किसी डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही हो, जब आपकी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही हो, उस केस में वो कैसे बेंड हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है, तो अब इस केस में अगर आप देखें तो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है ना, ये देखो नॉर्मल से दूर जा रही है, अगर कोई ऐसे समझ लेते हैं, अगर मेरा कोई मीडियम चेंज ही नहीं होता तो ये स्ट्रेट चली जाती है ना, तो ये और ये एंगल बराबर होते, लेकिन ये क्या हो गई, नॉर्मल से दूर हो गई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो गया, तो इस केस में मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, यस, यस, यहाँ पे मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बड़ा है इंसिडेंट एंगल से, क्लियर, ठीक है। सो ये हमारा केस 2 भी हो गया। अच्छा
ये तो बात हमें समझ आ गई। अगर आपकी लाइट डेंसर से रेयरर में जाए तो क्या होगा, रेयरर से डेंसर में जाए तो क्या होगा। ठीक है, अब लेट अस से कि अगर मेरी लाइट कैसे आ जाए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ जाए। समझ रहे हो, देखो यहाँ पे मेरा मीडियम तो एयर है, ये मीडियम ग्लास है। ठीक है, मेरा मीडियम एयर और ग्लास है। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं, और ग्लास के बाद एयर है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ देखूं तो लाइट मेरी कैसे आ रही है, इट इज कमिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे ये जो इंटरफेस है ना, इस पे 90 डिग्री पे आ रही है, और नॉर्मल भी कहाँ पे फॉर्म था, 90 डिग्री पे फॉर्म था, है ना। सो द लाइट इज कमिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो इन दैट केस देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इट विल गो स्ट्रेट। वो कैसी निकल जाएगी, सीधी चली जाएगी, राइट। उसकी स्पीड ऑब्वियसली कम हो रही है, बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। स्पीड तो कम हो रही होगी क्योंकि एयर से ग्लास में आ रही थी, एयर में स्पीड ज्यादा होती है, ग्लास में स्पीड कम होगी। ग्लास कैसा मीडियम, डेंसर मीडियम, है ना। एयर कैसा मीडियम, रेयर मीडियम, स्पीड ज्यादा, यहाँ पे स्पीड कम, तो स्पीड तो कम होगी, लेकिन लेकिन कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इट विल गो स्ट्रेट। यस, यहाँ ग्लास से वापस एयर में भी निकली, अब स्पीड इंक्रीज हुई होगी बट डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, इट विल गो स्ट्रेट। तो ये केस 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट। केस 3 क्या है, जब आपकी लाइट परपेंडिकुलर फॉल करे या नॉर्मल पे फॉल करे, तो उस केस में वो स्ट्रेट निकल जाएगी, उसमें कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो मेरी इंसिडेंट रे भी यही है, मेरा नॉर्मल भी यही है, तो इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, नाउ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। यस, तो नॉर्मल भी यही, रिफ्रैक्टेड रे भी यही, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इन दिस केस योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इक्वल। ठीक है, जब आपकी लाइट परपेंडिकुलरली फॉल करे या नॉर्मली फॉल करे और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जा रही हो, तो उस केस में कोई चेंज नहीं आता डायरेक्शन में। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा डायरेक्शन में, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन बराबर हो जाएंगे, दैट इज 0 डिग्री। क्लियर। सो ये 3 केसेस हमने अच्छे से समझ लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। यस, क्लियर है एकदम। ठीक है, आगे पढ़े। अब इन्हीं 3 केसेस को आप ऐसे समझ लीजिए, हम यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, चलिए, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम लगता है, लेकिन आज बड़े आसान शब्दों में इसको समझेंगे हम। ठीक है, चलिए मैं इधर से ना समझा के आपके सामने खुद डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, जिससे आपको और बेटर क्लियर हो। ठीक है, चलिए, तो पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाते हैं। आप लोग भी बनाइए मेरे साथ, साथ साथ बनाएंगे तो और बेटर समझ आएगा। ठीक है, रेक्टेंगल ही लग रहा है, नहीं लग रहा, चलो एक रेक्टेंगल यहीं से ले लेते हैं, है ना। मैम रेक्टेंगल तो लग ही नहीं रहा है, शेप्स, देयर इज रेक्टेंगल, अरे चलो स्क्वायर को रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल है ना। चलिए थोड़ा उधर मूव कर देते हैं, ये हो गया मेरा रेक्टेंगल। फाइन, तो दिस इज माय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, दिस इज ए बी सी डी, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब एक लाइट आ रही है, अच्छा ये मीडियम, बाहर वाला मीडियम है एयर, और ये मीडियम है ग्लास। ठीक है, और वापस जो लाइट निकल रही है, कहाँ निकल रही है, एयर में ही निकल रही है, राइट। सो एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर। एयर कैसा होता है बेटा, रेयरर मीडियम, ग्लास कैसा होता है, denser medium, and then again air is a rarer medium. The light will travel from a rarer to a denser medium, from a denser to a rarer medium. Fine, चलिए लेके आते हैं लाइट को। तो लाइट मेरी आ रही है इस तरीके से, इंसिडेंट हुई, पटक हो गई, चलो
ठीक है, सो लाइट मेरी हो गई इंसिडेंट. नाउ द लाइट इज इंसिडेंट. नाउ व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये बनाया मैंने नॉर्मल, दिस इज माय नॉर्मल. ठीक है, नाउ दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. सबको क्लियर है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. फाइन. ठीक है, चलिए अब लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है? इट इज कमिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम. किस मीडियम से आ रही है? रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है. तो लाइट क्या करेगी? कहाँ बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल. यस, तो चलिए लाइट को नॉर्मल की तरफ बेंड कर दूं. स्ट्रेट नहीं बनी, इसी अच्छी सी फिर से बनाते. इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, ठीक है. ये क्या है? अब ये है रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे, angle between the refracted ray and the normal is known as angle of refraction. तो इस केस में कौन सा एंगल बड़ा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, दिख रहा है. ठीक है, तो ये आ गई मेरी रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, अब क्या होगा? अब लाइट यहाँ ग्लास से वापस एयर में बाहर निकलेगी, राइट. तो अब अगेन क्या होगा? अगेन क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. इसका मतलब जब आपकी लाइट किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से गुजर रही होगी तो उस केस में दो बार रिफ्रैक्शन होगा. फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ? फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ जब लाइट मेरी कहाँ से आई? फ्रॉम एयर टू ग्लास. उस केस में क्या हुआ? फर्स्ट रिफ्रैक्शन में, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में हमने देखा कि एयर से ग्लास में आई, एयर टू ग्लास आई, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में आई, जिसकी वजह से क्या हुआ? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. यस, यस. तो अगर एग्जाम में एक्सप्लेन करना भी आ जाए तो हम कर सकते हैं आराम से. ठीक है, फिर दूसरी बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि अगेन चेंज इन मीडियम हो रहा है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होगा? जब मीडियम बदलेगा. तो अब दोबारा ग्लास से एयर में आ रही है, मीडियम बदल रहा है. ठीक है, सो अब क्या होगा? अगेन it will bend, but now this time it will bend away from the normal. Very good. Why? Because light is going from a denser to a rarer medium. ठीक है, तो ये मेरा नॉर्मल था, ये मैंने क्या बना दी? ये भी रिफ्रैक्टेड रे है. ठीक है, बट ये वाली रिफ्रैक्टेड रे का एक नया नाम हमने दे दिया, एमर्जेंट रे. क्या नाम दिया? इमर्जेंट रे. ये एकदम एमर्ज होके आ रही है ना बाहर, इसका नाम दे दिया इमर्जेंट रे. तो ये एंगल रिफ्रैक्शन था, ये भी रिफ्रैक्शन वाला ही मान लेंगे, दोनों बराबर रहेंगे. ठीक है, एंड दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा एंगल बड़ा होगा? ये वाला एंगल बड़ा होगा इससे. यस, ठीक है. तो सेकेंड रिफ्रैक्शन में मैंने क्या देखा? द लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम. सो सेकेंड रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है? सेकेंड रिफ्रैक्शन मेरा यहाँ हुआ. लाइट कैसे आ रही थी? कैसे आ रही थी? फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम. यस, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ आ रही थी. तो डेंसर से रेयरर मीडियम में आएगी तो क्या होगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्या करेगी ये? नॉर्मल से दूर जाकर बेंड होगी. यस, यस. चलिए, तो हमें समझ तो आ गया कैसे होगा रिफ्रैक्शन. ठीक है, और ये वाली जो रे जो बाहर निकली है इसको हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे कहते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर भी दो टेक अवेज हैं जो हमें याद रखने हैं. ठीक है, क्या है वो? चलिए, अगर अगर मेरी यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होती तो मेरी लाइट मस्त मस्त कैसे चलती? स्ट्रेट 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 ऐसे चलती चली जाती. यस, यस और नो? चलती चली जाती. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल हैं एक दूसरे के? यस. So the first takeaway from here is that incident ray is parallel to the emergent ray. तो क्या है पहला हमारा? कि हमारी इंसिडेंट रे क्या है? पैरेलल है, is parallel to emergent ray. ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या मिला? कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है, मेरा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है? बराबर है. ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई.
दूसरी बात क्या है, ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे अगर पैरेलल हैं एक दूसरे से, तो ये एक दूसरे से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर हैं, जिसे बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डू वी कॉल इट? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेटरल displacement denoted by small d. It is actually the perpendicular distance between incident ray and emergent ray. ठीक है, फाइन। तो ये दो चीजें जो हमें याद रखनी है इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब में हमने देखा कि दो बार रिफ्रैक्शन होता था। पहली बार रिफ्रैक्शन कब हुआ? जब मेरी लाइट एक रेयरर मीडियम दैट इज एयर से ग्लास में एंटर हुई, तब लाइट रिफ्रैक्ट हुई, दैट मीन्स वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, अब वही लाइट आगे चलती चली गई, अब उसको ग्लास से वापस बाहर निकलना है एयर में, तो नाउ अगेन रिफ्रैक्शन होगा। सो सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि लाइट जा रही थी एक डेंसर से रेयरर मीडियम में। सो नाउ दिस टाइम व्हाट विल हैपन, द लाइट विल बेंड away from the normal and this ray is known as emergent ray। ठीक है, सो दो रिफ्रैक्शन देखे और हमने क्या समझा कि यहाँ पे मेरी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या है, आपस में पैरेलल हैं, जिसकी वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, इक्वल है। ऑल्सो एक वर्ड हमने और देखा यहाँ पे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड emergent ray। So this is all what we have to remember in refraction of light through glass slab। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अगर बाय चांस एग्जाम में एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करने को आ जाए या एक्सप्लेन करने को आ जाए, तो हम ये सारे पॉइंट्स लिख के आएंगे, एकदम फुल मार्क्स, कहीं भी कोई मार्क डिडक्ट नहीं हो सकता फिर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए ये सब हमने समझ लिया। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो ये सब चीजें हम अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। आप देख सकते हैं एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरिए और पेंसिल देखिए, तो आपको ऐसे लगेगा पेंसिल थोड़ी सी रेज्ड अबव है, बट एक्चुअली इट इज टचिंग द बॉटम। ये क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है, जिसकी वजह से मुझे ग्लास में पेंसिल थोड़ी उठी हुई दिखेगी, जबकि रियलिटी में क्या था, वो बिल्कुल बॉटम में है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से पेंसिल रख के देखिए, एक्चुअल पोजीशन पेंसिल की यहाँ है, बट यू विल सी लिटिल बिट रेज्ड अबव। यहाँ देखिए ये फिशरमैन है, फिश की एक्चुअल पोजीशन ये है, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही कैन सी द फिश लिटिल अबव वेयर इट इज एक्चुअली, है ना, जहाँ पे वो एक्चुअली है वहां से वो उसे थोड़ा ऊपर देख रहा है। ठीक है, क्लियर? और आप देख सकते हैं, है ना, किसी ग्लास, सॉरी, यू कैन ऑल्सो सी ग्लास स्लैब को अगर आप किसी प्रिंटेड मैटर अपनी बुक में ही रखेंगे, तो आपको क्या दिखेंगे, लेटर्स थोड़े से उठे उठे से लिखेंगे, उठे उठे से ना। आपने देख ग्लास स्लैब बहुत इजीली मार्केट में मिल भी जाता है, तो आप उसको रख के भी देख सकते हो। और आपकी अगर स्कूल में फिजिक्स लैब में है, तो वहां से एक दिन ग्लास स्लैब लेके अपनी बुक में टेक्स्ट पे रख के देखना, यू विल सी की वर्ड्स एकदम उठे हुए से लगेंगे। ठीक है, व्हेन यू व्यू इट फ्रॉम द टॉप। फाइन, ठीक है, चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है लॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के? चलिए, तो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसा है। लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल। ठीक है, कौन सी रे? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन। जो हमने देखा भी है ना, सबके सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये एक प्लेन है, ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तीनों एक ही तो प्लेन में है ना? यस, ठीक है। दूसरा दूसरा लॉ जो है उसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, क्या कहता है ये कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझते हैं पहले। ठीक है, देखो ये क्या कहता है, जैसे लेट्स से ये मेरा एक मीडियम है एयर, ये एक मेरा मीडियम है ग्लास।
ठीक है, लाइट इस तरीके से आई, ठीक है, यहाँ पे इसने एंगल बनाया I1, ठीक है, अब यहाँ से लाइट बेंड हो गई, लेट्स से एंगल बना R1, ठीक है, ऐसे ही दोबारा लाइट आई, अब लेट्स से एंगल बना रही है I2, ठीक है, लाइट अगेन बेंड हो रही है R2। तो मैंने क्या किया, जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदला, ठीक है, जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया तब मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदला, प्रोवाइडेड मैंने सेम ही मीडियम्स में कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है, आई वाज टेकिंग बोथ एयर एंड ग्लास ओनली। तो पहले केस में जब रेशियो निकाला गया, पहले केस में जब रेशियो निकाला गया ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, तो इसकी कुछ वैल्यू आई जो कि लेट्स से थी n, ठीक है, यहां से भी जब मैंने वो रेशियो निकाला साइन I2 अपॉन साइन R2 का, तो वो भी रेशियो वही आया सेम n। इस तरीके से मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंसेस चेंज करती चली जाऊंगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदलेगा, बट क्या सेम रहेगा, उनके साइन का रेशियोज कांस्टेंट आ रहे थे, जब भी मैं उनके इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन वाले एंगल के साइन रेशियोज निकाल रही थी तो उनकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी। तो इसका मतलब कि ये कांस्टेंट कोई चीज है कि आप सॉरी इसका मतलब कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये हमेशा सेम रहेगी जब भी लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होगी, नो मैटर किस एंगल से कर रही हो। यस, उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट medium, which is denoted with the letter n, and this is actually Snell's law। ये स्नेल ने ये डिस्कवर किया कि अगर मैं साइन आई अपॉन साइन आर निकालूंगा तो मेरी एक वैल्यू आएगी जो कि कांस्टेंट है, चाहे मैं कितने भी किसी भी एंगल पे ले लूं, बट वो वैल्यू क्या आती है, उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट आती है, और उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, ठीक है, अब लॉ समझ लिया, पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं थोड़ा, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं देखूं तो एक रेशियो है, यस, और क्या किसी रेशियो की यूनिट होती है, नहीं, सो दिस विल नॉट हैव एनी यूनिट, ठीक है, इसको ऐसे एन से भी डिनोट कर सकते हैं या ऐसे आपने देखा होगा म्यू से भी डिनोट किया जाता है, राइट, ठीक है। और कैसे कैसे निकाला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा निकाला जाता है विद दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, जैसे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बेटा, मैं आपको एक बड़ी इजी सी इसमें ट्रिक भी बताती हूँ जिससे आपको याद करना थोड़ा इजी हो जाए। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, वो मुझे क्या बताता है, किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में भी बताता है, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो हम क्या कह सकते हैं, वो मीडियम कैसा है, ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है, और जो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यस, स्पीड ऑफ लाइट वुड बी लेस, कह सकते हैं लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, है ना, और वही अगर वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का कम होगा तो मैं ये समझ जाऊंगी कि वो मीडियम कैसा है, रेयरर है वो मीडियम, ठीक है, तो उस केस में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, मोर, ठीक है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्पीड ऑफ लाइट, यस, कैन आई से कि मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के, यस, है ना। तो इस चीज को मैं ध्यान रखते हुए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, लिख के बताती हूँ जिससे आपको लिखना आ जाए, कैसे लिखना, देखो, लेट्स से आई हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है 2 का किसके रिस्पेक्ट में, 1, इसका मतलब क्या है कि मेरी जो लाइट है वो मीडियम 1 से कहाँ आ रही है, 2 में आ रही है, 1 से 2 में आ रही है, ठीक है। तो कैसे निकाला जाएगा, देखो, तो लाइट कहाँ से आ रही थी,
1 से आ रही थी तो ऊपर लिखा जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी समझ सकती हूँ कि मेरी जो लाइट है वो मीडियम 1 से आ रही थी, तो पहले ऊपर क्या आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, तो यहाँ पे इंसिडेंस वाला ये वाला केस होगा स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम 1, फिर उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता है, लाइट दूसरे मीडियम में आती है, इसीलिए नीचे क्या आ गया स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम 2। दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेम्बर इट। फाइन, क्लियर। अब यूजुअली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कैसे निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एयर। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकाले जाए, इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइट पहले एयर में थी और फिर उस दूसरे मीडियम में आई। ठीक है, तो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हैं तो उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं उसे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लेट्स से मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो लाइट कहां से आ रही थी, लाइट आ रही थी एयर से, फिर कहां पहुंची, ग्लास में, तो ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यस, so this will give me the value for refractive index of glass, that to absolute refractive index of glass। ठीक है, ये तो हो गया एब्सोल्यूट। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, दूसरी चीज होती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझते हैं पहले क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा होता है जब आपकी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही हो और वहां पे आपका मीडियम 1 एयर ना होके कुछ और हो। ठीक है, सो मीडियम वन should not be air। ठीक है, it could be anything but it should not be air। तो let's say अगर मेरा ऊपर वाला मीडियम है, लेट्स से मेरी लाइट आ रही है ग्लास से और उसके बाद वो कहाँ एंटर कर गई, दूसरे मीडियम में जो था वाटर। ठीक है, तो लाइट कहाँ से आ रही है, ग्लास में, और कहाँ पहुंच गई, वाटर में। तो मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर क्या आएगा, लाइट कहाँ से आ रही है, ग्लास से आ रही है, speed of light in glass divided by speed of light in water। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये देखते हैं, आसान सा है। क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। ठीक है, क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, विल यूज स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ क्या कहता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू sin I upon sin R। What is sin I here, sin 60, and what is sin R, refraction वाला angle is 30, so sin 30। ठीक है, sin 60 क्या होता है, under root 3 by 2, and what is sin 30, half, 2 से 2 cancel, so it is under root 3, under root 3 is 1.732, so the refractive index of glass is 1.73। yes, क्लियर है, तो इसके हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। फाइन, और क्या कर सकते हैं, देखें एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखें क्या बोल रहे हैं, लाइट हमारी आई है एयर से ग्लास में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमें क्या करना है, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। ठीक है, और क्या दे रखा है,
ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी इक्वल टू व्हाट? चलिए अब देखिए, बड़ा आसान है। लाइट कहां से एंटर हो रही है? एयर से ग्लास में। कहां से एंटर हो रही है? एयर से ग्लास में। एयर से ग्लास में, तो ऊपर क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यस, एयर में क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में मुझे निकालनी है, लेट अस राइट इट एज Vg। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मुझे दे रखा है। अगर लाइट एयर से ग्लास में आ रही है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? ये एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना? यस, चलिए पुट करते हैं वैल्यू। 1.5 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ Bg। यस, जी इधर चला जाएगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास Vg उधर चला जाएगा, सो इट विल बी 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये एक्चुअली क्या है? 1.5 का डबल ही है। यस, सो इट इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर? बी दिस। लाइट आपकी कैसे जा रही है? एयर से पानी में जा रही है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है? 1.33। ठीक है, कहां से जा रही है? एयर से पानी में। अब पूछ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा लाइट का, अगर लाइट कहां से जाए? वाटर से एयर। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो बड़ा ही आसान है। देखा जाए ये क्या है? एयर से वाटर में आ रही थी और ये उसका उल्टा है, वाटर से एयर। तो 1.33 का रेसिप्रोकल कर दूंगी, I'll get the answer. Yes, ठीक है। चलिए और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखी है, x दे रखा है, y दे रखा है, दोनों में स्पीड की लाइट दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है। ठीक है, पहले केस में क्या करना है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है x का। निकालें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x, एब्सोल्यूट निकालना है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ऊपर क्या आएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे क्या आएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन x। ठीक है, तो एयर में क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और x में क्या दे रखी है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैंसिल कर देगा इसको, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.5। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y निकालेंगे। y निकालेंगे, यस, क्या दे रखा है? y का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन y में कितनी दे रखी है? 2.5 इंटू 10⁸। तो 3 इंटू 10⁸, 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अगर इसको देखूं? 30/25 which is 6/5 which is 1.2. So refractive index of medium Y is 1.2. क्लियर? लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है? हमें रिलेटिव निकालना है। रिलेटिव निकालने के दो तरीके हैं, एक तो क्या है? स्पीड के कंपैरिजन से कर दो, दूसरा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कर दो। स्पीड से करना है, स्पीड से कर दो। क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब लाइट कहां से आ रही है? x से y, तो x में स्पीड क्या थी? अपॉन y। x में स्पीड क्या है? 2 इंटू 10⁸, और y में स्पीड क्या है? 2.5 इंटू 10⁸। कैंसिल कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा 4/5 विच इज 0.8। So relative refractive index of y with respect to x is 0.8। ठीक है, सो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप आपको काफी क्लियर हुआ होगा। अगर तब भी लग रहा है कि अभी भी मैम हो नहीं रहे तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं और क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कराऊंगी जिससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही, चाहे एमसीक्यू में आ जाए या कहीं 2 मार्कर में आ जाए। बहुत बड़ा नहीं आएगा, बट छोटा मोटा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा इसमें से।
ठीक है, सो तब तक के लिए प्लीज प्रैक्टिस करते रहें एंड स्टे मोटिवेटेड, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।